स्तर पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दिन रात सतत अभ्यास, प्रयास, मेहनत, अध्ययन, इन सब के द्वारा न्यूरोथेरेपी को कहां से कहां पहुंचाने के लिए आपका एक बड़ा प्रयास रहता है और करते भी हैं। अभी आपने सबने शायद सुना ही होगा, पीछे जो हमारा आईपी यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी के साथ भी एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें उनके करिकुलम में न्यूरोथेरेपी के कोर्सेज भी आगे शुरू हो जाएंगे। तो इन सब का जो क्रेडिट है वो आचार्य जी के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है। तो हम आचार्य जी का इसके लिए काफी धन्यवाद करते हैं और आज के इस सेशन में अभिनंदन भी करते हैं। आज का हमारा जो आप सबकी ओर से मैं करती हूँ, क्योंकि सबका म्यूट है, इसलिए वैसे तो आप सब चाहते ही होंगे कि व्यक्तिगत करें, पर मैं आप सबकी भावनाओं को समझ रही हूँ। आपके चेहरे सब बता रहे हैं कि आप कितना हर्षोल्लास में है कि आचार्य जी का आभार व्यक्त करें। तो हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय रहेगा डाइट प्लान। तो आगे मैं आचार्य जी से निवेदन करती हूँ, आगे के जो हमारा आज का विषय है, इसके लिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, और सभी जितने मेरे प्यारे साथी ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जीवन की सफलता के लिए। आप दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले जाए। आप बढ़ेंगे तो आरोग्य पीठ बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। अरे गौरी जी, ठीक है, आज हम बात करेंगे, जैसा अभी अंजू जी ने कहा, डाइट प्लान। हम किसी रोगी को जब देखते हैं तो उसमें उसके इलाज के लिए डायग्नोज के साथ जो महत्वपूर्ण चीजें जुड़ती हैं, वो उनमें से उसकी एक्सरसाइज जुड़ती है कि वो एक्सरसाइज करे, सावधानी जुड़ती है कि वो सावधानी क्या रखे, और इसी तरह से ट्रीटमेंट के अलावा जो चीज जुड़ती है वो है डाइट प्लान। क्योंकि रोगी को रोग से मुक्त करने के लिए अकेला ट्रीटमेंट पर्याप्त नहीं होता। रिलीफ दे सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते। क्योर करने के लिए बहुत जरूरी है उसके भोजन का पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़े दिनों के बाद उसका रिजल्ट अभी आ रहा था, अचानक रुक गया, अभी आ रहा था, अचानक दर्द बढ़ गया, शाम को यहाँ से अच्छा करके भेजा, रात को जाके कहते हैं साहब तो कल तो मेरी तो बहुत ही तबीयत खराब थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखने को मिलती है। तो उसमें उसके भोजन का बहुत बड़ा एक रोल होता है। और भोजन का रोल क्यों है? क्योंकि 3 जो हमारे शरीर में आवश्यक दोष है, जिसको हम त्रिदोष बोलते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का हमारे भोजन से डायरेक्ट यानी सीधा संबंध है। आयुर्वेद की एक भाषा है, आयुर्वेद में जो स्वस्थ शरीर के लिए जो परिभाषा बोली गई है, उसमें बोला है समदोषः समग्निशः समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इति विधीयते। ये कंप्लीट हेल्थ के बारे में ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं समदोष, जिसके बाद पित्त कफ तीनों समान हो, समग्निश 5 अग्नियां उसकी समान हो, जिसमें से जठराग्नि का एक नाम है जो हम सब नॉर्मली इसका शब्द प्रयोग करते हैं, जठराग्नि। समधातु, सप्त धातु है, 7 धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। अगर इन धातुओं में विकृति हो जाएगी तो भी रोग ठीक नहीं होगा, इवन रोग बढ़ेगा। समधातु तो समग्निश, समधातु मलक्रिय, मलक्रिय मतलब एक्सक्रीशंस, इन एक्सक्रीशंस का भी डाइट के साथ सीधा संबंध है।
आपने भोजन किया ही नहीं है तो अगले दिन, उपवास के वाले दिन, अगले दिन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। और आज अगर आपने बहुत सारी मैदे की चीज खा ली है तो आपको अगले दिन कॉन्स्टिपेशन की संभावना होगी। तो भोजन इन सारी प्रक्रियाओं पर बड़ा प्रभाव डालता है। इसी के बाद आगे उसमें बोला है समदोष समग्निश समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। भोजन का संबंध आत्मा, इंद्रिय और मन, इन सबकी प्रसन्नता से भी जुड़ा है। किन्हीं की आवाज आती है ना, शायद वो राजकुमार, आपका माइक खुला है, उसको बंद करो। यस, अभी आवाज, पीछे की आवाज बहुत बार आ जाती है। तो मैं आपको कह रहा था प्रसन्न, तो भोजन भी प्रसन्नता देता है। अगर आपको कड़वी चीज पसंद नहीं है और आपको कड़वी चीज खिला दी, आपको मजा नहीं आएगा। आपको पनीर पसंद नहीं है और खिला दिया तो आपको लगेगा यार क्या खिला दिया। आपको मीठा या नमक कुछ भी पसंद नहीं है और उसको खिला दिया जाए तो आपको प्रसन्नता नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। तो मन की प्रसन्नता के लिए भोजन भी जरूरी है। लेकिन आपको पसंद है मोमोज, बड़ा पसंद है, मुझे मोमोज खिलाओ जी, मजा आ जाता है मुझे। क्या अभी खाना खाने के बाद भी कहा 2 या 3 4 मोमोज तो अभी खा सकती हूँ, क्या खा सकता हूँ, समोसा खा सकते हैं, गुलाब जामुन खा सकते हैं। कितना खाना खाने के बाद लोग गजक की तो पट्टियां ही पट्टियां उड़ा जाते हैं। तो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, भोजन के साथ सीधा संबंध उनका जुड़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, जब इतनी सारी चीजें जुड़ी हैं तो डाइट प्लान के अंदर रोग निदान में, रोग उपचार में कितना बड़ा मतलब इसका रोल होगा, भूमिका होगी, ये इसी बात से समझ आती है। क्योंकि भोजन रस बनता है और 7वीं धातु वीर्य तक पहुंचता है भोजन। यह भोजन जब त्रिदोषों में गड़बड़ हो जाता है, जैसे सबसे पहले रस ठीक नहीं बना, डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से नहीं बने, क्योंकि आपको जो भोजन पसंद था वो मिला नहीं, तो उससे खराब हो जाएगा। भोजन में इंफेक्शन था तो लूज मोशन लग जाएंगे, आपको वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी, ये सब भोजन से होता है। ऐसे ही रक्त, उसमें है ही ऑलरेडी रक्त की कमी पेशेंट के अंदर, और आपने वो भोजन में प्रिस्क्राइब नहीं किया है, जिससे उसको रक्त चाहिए, आयरन, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें उसको चाहिए, उसमें तो उसके कंटेंट है ही नहीं है, तो कैसे चलेगा। ऐसे ही रस रक्त मांस, उसके मसल्स को डेवलप करने के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनकी जरूरत होती है, तो उसको चाहिए, वो नहीं मिला, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारी चीजों के लिए भोजन चाहिए। और ऐसे ही मैंने दूसरी तरह बोला, साबी जो है अपना, जो इसकी मैंने परिभाषा बताई थी, समदोष तीनों दोष। आज मैं आपके साथ बातचीत में फोकस इन तीनों दोषों पर करूंगा। तीनों दोष, समदोष, समग्निश, समधातु, मलक्रिया, इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है, और मुझे सिर्फ आपको बताना है समदोष केवल तीनों दोषों को हम कैसे डाइट प्लान करें। व्यक्ति जो हमारे पास आया है, किस रोगी को क्या दे और क्या न दे, क्या हाँ बोले ये खा लो और क्या ये मत खाओ ये बोले, तो ये आप अपने पास नोट करते रहिए। ज्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं दर्दों वाले। नंबर 1, कमर दर्द, कंधा दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द, है ना, पीठ दर्द, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, मतलब ये सारे दर्दों वाले लोग आते हैं। माइग्रेन पर भी इसी तरह के लोग आते हैं, दर्दों वाले, नंबर 1। नंबर 2 आते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स वाले, एसिडिटी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, माइग्रेन है ना, आईबीएस है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम्स, ऐसी बीमारी आती है। तो ये ऐसे रोगी दूसरे आते हैं। तीसरे आते हैं मानसिक रोगी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वाले। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब कौन सा हो गया, तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, ये सभी साइकोसोमेटिक में आते हैं। एंजाइटी है, इंसोमेनिया है, माइग्रेन है। वैसे तो मैंने जो अर्थराइटिस बोला ये भी साइकोसोमेटिक डिजीज में आता है, लेकिन परसेंटेज कम है। अस्थमा का परसेंटेज अधिक है,
लेकिन अस्थमा का संबंध भी बचपन के निमोनिया से जुड़ा होता है। बचपन में निमोनिया हुआ है तो बाद में अस्थमा की संभावना होगी। लेकिन ये तीनों प्रकार के मैंने जो आपको रोग बताए, इन रोगों में भोजन का कौन सा तत्व ऐसा है जो इनको बढ़ाता है, और ऐसा कौन सा तत्व है जो भोजन का जो इन्हें कम करता है। तब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी रोग हैं जिनमें दर्द आते हैं, वो सभी रोग बात प्रधान होते हैं। मैं अपवाद की बात छोड़ता हूं। अपवाद तो ऐसे तो रनिंग नोज वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आ सकती है, रनिंग नोज, लेकिन इसका संबंध रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ होता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, रनिंग नोज। ऐसे तो नाक ब्लॉक अगर यहां की इंफ्लामेशन के साथ आ सकती है, साइनोसाइटिस बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर इसी के कारण से ऐसा आता है। लेकिन कभी कभी डस्ट के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो अपवाद की बात अलग है। इस जनरल बात अगर मैं बोलूं तो वायु तत्व के कारण से जोड़ों के दर्द आते हैं। शरीर में वायु की अधिकता ये जोड़ों के दर्द का कारण बनती है। तो भोजन में ऐसा कौन कौन सा उसका कंटेंट है जो वायु को इंक्रीज करता है, बात को बढ़ाता है। ऐसे ही दूसरा पार्ट आता है जॉइंट्स के अंदर। जितने भी जॉइंट्स पेन है जिनमें बोला है अर्थराइटिस, PIS, मतलब इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, जहां भी इंफ्लामेशन आता है वहां पर जितने भी खट्टे पदार्थ हैं या ठंडे पदार्थ हैं वो भी रोग को बढ़ाते हैं, खट्टे और ठंडे। तो वात, पित्त और कफ, ये ठंडे पदार्थ कफ कारण भी होते हैं। सारे ठंडे पदार्थ की बात कर रहा हूं, जिनमें आइसक्रीम की भी बात कर रहा हूं और मैं दही की बात भी कर रहा हूं। ये सभी इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करने का कारण बहुत बार बनते हैं अगर हम इनटेक करें तो। क्योंकि खाएंगे तो रस बनेगा, रस का रक्त बनेगा, रक्त का मांस बनेगा। तो जो हमने खाया है वो अभी रस बना है, रस 1.5 घंटे के अंदर परिवर्तन होता है। तो 1.5 घंटे जब तक उसका रस एक्सचेंज नहीं होगा तब तक दर्द नहीं होंगे। जैसे ही एक्सचेंजेस शुरू हो जाएंगे उसके 1.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर स्टमक खाली हो जाता है। जो हम खाते हैं वो खाली हो जाता है 1.5 से 3 घंटे के अंदर। स्टमक में जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसके बाद इंटेस्टाइन में पहुंचता है भोजन। जैसे ही इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो रस जो है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो हमने भोजन किया है उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने का। तो यहां से बात कर रहा हूं मैं आपको, वात प्रधान भोजन क्या क्या है नोट करें। वैसे मैं नॉर्मली आपको बताता हूं लेकिन फिर भी नोट करना जरूरी है। क्या क्या है? कड़ी। अभी यहां पर मैं आपको दूसरी तरह से बताता हूं, मैं एक एक शब्द न बोल करके मैं आपको पूछूंगा अगर तो मैं आप अपने आप बताना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सब्जी या दाल या ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर वायु तत्व को शमन करने वाली चीजों को डाला जाता है। जैसे कड़ी में क्या डाला जाता है? अजवाइन डाली जाती है, मेथी डाली जाती है, हींग डाली जाती है। तो अजवाइन, मेथी, हींग ये जहां डाली जाती हो अधिक, वो सारी चीजें वायु कारक होती है। क्योंकि हमारे घर के शास्त्र के अंदर इन चीजों को वहां ज्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है जहां बात होती है। तो किस किस में डाला जाता है? ये अजवाइन, हींग, मेथी, ये जो डाले जाते हैं उनमें कड़ी, राजमा चावल, राजमा, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी, मटर, कटहल, इनमें बड़ी मात्रा में चीज डाली जाती है। तो आप समझ गए कि जिसके अंदर इन तीनों में से कोई एक चीज डाली जाएगी इसका मतलब वो वात प्रधान है। अगर हम ऐसा करेंगे, उन भोजन को खाने के लिए अलाउ करेंगे तो उस व्यक्ति का वायु बढ़ेगा, और वायु बढ़ेगा तो 1.5 घंटे में दर्द आ जाएगा। आप गारंटी दे सकते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट किया है इसका लाभ होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन नहीं भी हुआ तो भी चलेगा,
जरूरी नहीं आपको मेरे पहले ट्रीटमेंट से लाभ हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ खा लिया जो मैंने भी आपको बोला है, तो गारंटी के साथ आपको 1.5 घंटे में दर्द आएगा। ऐसे ही वायु प्रदान वाले और इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स में खट्टी चीजें नहीं देते, जैसे अचार। और कौन सा खट्टा दे सकते हैं ये भी आपके ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। तो खट्टे में क्या है, सारे अचार XYZ, चाहे वो अचार गाजर का हो, चाहे वो अचार मूली का हो, आम तो है ही, सभी जितने खट्टे हैं वो सब उसमें शामिल है, केवल एक चीज को छोड़कर, और वो है आंवला। आंवले का अचार आप खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आंवले में भी अगर आपने सरसों मिलाई है, या ट्रीट, पैसे ट्रीट मिलाते नहीं है, आंवला तो अपने आप ही खट्टा होता है, आंवले को नमक में डाल करके और ऐसे छोड़ दिया है तो खराब नहीं है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर सरसों और बाकी चीजें अगर मिलाई है, या मिक्स अचार है उसमें, उसके अंदर ये है, तो तकलीफ बढ़ा देगा, आंवला भी नुकसान करेगा वहां। लेकिन आंवला एक ऐसा है जिसको हम इंफ्लेमेटरी और वायु रोगों में दे सकते हैं। जिनको बहुत अधिक सूजन नहीं है लेकिन वायु दर्द है, वायु मतलब बात रोग है, ऐसे लोगों को नींबू का प्रयोग भी करा सकते हैं, लेकिन वो भी चेक करके देखना पड़ेगा कि नींबू खाने के बाद दर्द आया, अगर आया तो रोक दो, नहीं आया तो गो अहेड, फिर जाने दो, खाने दो। तो वायु दर्द, वायु जन्य रोगों के अंदर हमने इन चीजों को रोक दिया, तो वायु बढ़ाया इस भोजन ने। दूसरी चीज क्या बढ़ाती है वायु भोजन के साथ साथ, यही भोजन अगर असमय करें, असमय भोजन करने से भी वायु बढ़ती है। दूसरा पॉइंट नोट कर लो, और बाद में जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे पॉइंट बनाकर इनके मुझे वापस भेजना। तो अगली बार जैसे डाइट पढ़ाते समय मैं आपको और एडवांस चीजें बताऊं, लेकिन मैंने क्या पढ़ा है ये मुझे भी तो आप बता देंगे। तो आपको मैं बता रहा था असमय भोजन, असमय भोजन का मतलब है जब करना चाहिए था तब नहीं किया, जब नहीं करना चाहिए था तब किया। मतलब रात को 7:30-8 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को अगर देर से भोजन करेंगे तो जठराग्नि हमारी मंद होती है, और मंद अग्नि में जो भोजन बनेगा वो वायु का कारण बनेगा, क्योंकि भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा तब गैस बनेगी। इसीलिए जल्दी भोजन करने के लिए सूर्यास्त तक, क्योंकि सूर्य जब तक उग रहा है जब तक प्रखरता में है और जब तक है तब तक अग्नि हमारे स्टमक की है, क्योंकि अग्नि का संबंध सूर्य से है। जब सूर्य ढल गया तब अग्नि मंद हो गई, ऐसे में जठराग्नि भी मंद हो गई, सारी अग्नियां मंद हो जाती हैं, प्रकृति के अंदर गर्मी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है सूर्य के अस्त होने पर। ऐसे में हमने अगर भोजन कर लिया तो हमारे को वायु होगी। तो इसीलिए देर शाम से भोजन नहीं करना, और करना तो बहुत हल्का भोजन करना। अब देर शाम से भोजन नहीं करना, इसका अर्थ है कि वो भोजन के वो सारे तत्व जो उस भोजन में आने नहीं चाहिए, जैसे दाल, दही, सलाद और फल, ये अगर शाम को खाएंगे तो वायु बढ़ेगी। दाल, दही, सलाद और फल। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है रात को फल खाइए, निरुद्र भी कहती है रात को फल मत खाइए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा उसका सिद्धांत डिफरेंट है, न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत डिफरेंट है। वो भोजन में दूध को मना करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले दही को मना करते हैं, दूध के सारे प्रोडक्ट्स को मना करते हैं, घी तेल को मना करते हैं। न्यूरोथेरेपी घी तेल को मना नहीं करती है, इसलिए सिद्धांत अलग होने के कारण अगर कोई नेचुरोपैथी ले रहा है तो शाम को फल खाए, सलाद खाए, चलेगा। लेकिन नेचुरोपैथी नहीं ले रहा है, ऐसे व्यक्ति को सलाद और फल रात को नहीं लेने चाहिए। हाँ, स्वस्थ व्यक्ति के लिए सारा डाइट प्लान नहीं है, वो कभी भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, लेकिन एक बार लेकर 72 घंटे तक सेम गलती को रिपीट उसको नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो रोगी हो जाएगा। ये जितने भी घुटने कमर गर्दन दर्द वाले, ज्यादातर लोग रात को लेट खाना खाते हैं, और शहरों में इसीलिए क्योंकि दही तो रात को ही खाते हैं, रायता रात को ही खाते हैं, दाल रात को ही खाते हैं, सलाद रात को ही खाते हैं, इसीलिए तो तकलीफ आती है, इसीलिए रोग पड़ता है। तो असमय भोजन में रात को भोजन, ऐसे ही दिन का भोजन
जब करना चाहिए तब नहीं किया, जब नहीं करना चाहिए तब किया। 2 से 2.5 घंटे का अंतर नहीं होना चाहिए अगर आपके भोजन का क्रम है तो। ऐसे दिन में एक ही बार भोजन करें तो भी कोई रोग नहीं आएगा, लेकिन एक बार भोजन करेंगे लेकिन चाय 4 बार पिएंगे तो भी खराब होगा, वो भी वायु का कारण होगी। तो भोजन एक बार करें चलेगा, 24 घंटे में एक बार भोजन करें, केवल फलाहार करें चलेगा, लेकिन उसके लिए जीवनचर्या, उसके लिए ऋतुचर्या, उसके लिए दिनचर्या, इन सबको भी उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, थॉट के साथ भी होता है। मैं आज उस पर जाऊंगा नहीं क्योंकि डाइट प्लान की बात कर रहा हूं। तो असमय भोजन में भोजन का समय है वो निश्चित होना चाहिए और भोजन के तत्व भी निश्चित होने चाहिए। तो डाइट प्लान करते समय अब हम इसको आपके साथ लिखना शुरू करते हैं कि सुबह क्या क्या लिया जा सकता है। एक कॉमन मैन सुबह क्या ले सकता है, आप उसको लिखना शुरू करिए। तो सुबेरे नाश्ते के अंदर व्यक्ति क्या क्या ले सकता है, जिसको जोड़ दर्द है, जिसको एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, जॉइंट्स पेन है, इन दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं। एक हेल्दी फूड डाइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी लगा दूंगा। जैसे सुबह क्या दे सकते हैं, तो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनको मंदाग्नि है उन्हें स्प्राउट्स में स्टीम देनी चाहिए। स्टीम, हल्की सी स्टीम देने से उनका डाइजेशन बढ़ जाता है। अंकुरित अन्न की बात कर रहा हूं, जिसमें मूंग है, मोठ है, चने हैं, ये गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं। इनको हल्की सी स्टीम देने से, ये क्योंकि दाल है, दलहन है, इसीलिए इनको हमें पचाने में इजी हो जाता है। लेकिन जिनको पाचन ठीक नहीं है उन्हें बहुत थोड़े लेने चाहिए, बहुत थोड़े, और स्टीम दे के लेने चाहिए। तो अंकुरित अन्न बहुत अच्छा है। रात को दूध में भीगे हुए चने भी सवेरे बहुत अच्छे हैं, पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं। चने इसी समय खाए जा सकते हैं, या भुने हुए चने तो आप सुबह या दोपहर को ले सकते हैं। अदरवाइज चने वायु का कारण बनते हैं। ये स्प्राउट्स एसिडिटी का कारण भी बनता है, लेकिन अगर आपकी अग्नि ठीक नहीं है तो अग्नि ठीक नहीं है तो आप इस मत लेना। तो स्प्राउट्स। नंबर 2, ओट्स आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम ओट्स ले सकते हैं। ओट्स, उपमा, पोहा, ये सवेरे के समय ले सकते हैं। नमकीन दलिया या मीठा दलिया, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन नमकीन दलिया ले तो ज्यादा अच्छा है हेल्दी व्यक्ति के लिए। साबूदाने का चूरा, साबूदाने की खीर ले सकते हैं, साबूदाना। सोयाबीन का चूरा ले सकते हैं, उसकी भुजिया बनाकर सुबह ले सकते हैं। कोई भी फल ले सकते हैं। और जिनको बहुत ज्यादा तलब रहती है चाय की, दूध की, तो 1 कप दूध में, क्योंकि दूध वायु कारक होता है, इसीलिए उसमें छोटी इलायची या बड़ी इलायची या कच्ची हल्दी या फिर एक छोटी सी पीपली जिसको बोलते हैं, उसका दाना डालने से, उबालने से भी उसके लिए अच्छा हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। ऐसा कुल मिलाकर सवेरे का समय होगा। ऐसे दोपहर के भोजन में क्या हो सकता है, तो जो खाने वाली चीजें हैं वो लिखना शुरू करिए। दाल क्या क्या हो सकती है, तो दाल, मूंग की दाल हर प्रकार के रोगी को दे सकते हैं, केवल किडनी के एक्सट्रीम रोगी को छोड़कर। बाकी शुगर वाले को, ब्लड प्रेशर वाले को, अस्थमा वाले को, अर्थराइटिस वाले को, पेट खराब वाले को, हाँ, लूज मोशन है तो उसके साथ में छिलका नहीं देना। और अगर लूज मोशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो छिलके वाली दाल देना। तो मूंग की दाल दोपहर को दे सकते हैं। अरहर अकेली नहीं देना, क्योंकि अरहर से एसिडिटी बन जाती है। कुछ लोगों को मूंग से भी एसिडिटी बनती है, वो उनको एलर्जी हो सकती है। ऐसे में अरहर मूंग मिला के देने से भी ठीक रहता है। और इजीली और क्या है, तो लिखिए, घिया, तोरी, टिंडे, परवल, कच्चा पपीता। अभी मैं आगे बोल रहा हूं, मेथी, बथुआ, पालक, सरसों, ये हरी सब्जियां हैं। पेट वाले के लिए और जॉइंट्स वाले के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन किडनी वाले के लिए बहुत खराब है। किडनी वाले को ये नहीं देना, क्योंकि इनके अंदर जो तत्व है वो किडनी के लिए अच्छा नहीं है। हीमोग्लोबिन कम है, उनको बड़ा पर्याप्त दो। जिनका पाचन ठीक नहीं, उनको पर्याप्त रूप से दो। लेकिन पालक देना है तो मूंग की दाल जरूर मिलाना, जरूर मिलाना, जरूर मिलाना, जरूर मिलाना। अगर पालक दिया और मूंग की दाल नहीं दी, पालक दिया और पनीर दे दिया, तो दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि वायु कर देगा। ऐसे ही मेथी अगर देना है तो आलू मेथी या गाजर मेथी आलू, ऐसा एक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। आलू जब देने हैं तो किसी भी रोगी को आलू दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आलू छिलके के साथ बनाए,
छिलका हटा कर खिलाएं। जैसे पहले गांव के अंदर या पहले अपने घरों में ना छोटे छोटे आलू को काट करके ना मेथी आलू और ऐसे बना देते थे, वही ज्यादा अच्छा लगता था। अभी भी बिना छिलका हटाए बनाते हैं, और छिलका हटा के खा लो तो नुकसान नहीं करेगा। तो मेथी आलू आलू पालक, पालक के साथ वो खाना है मूंग की दाल। तो कमल का कड़ी, चौलाई का साग, ये आप खा सकते हैं। सलाद में अधिकांश चीजें खा सकते हैं। अगर मूली खानी है तो पत्ते सहित, और मूली के साथ थोड़ा सा गुड़ लेने से मूली का वायु तत्व जो गैस बनाता है, खट्टी वैसी डकारे लेकर आता है, वो सब कम हो जाता है। दोपहर के भोजन में सलाद आवश्यक होना चाहिए, जिसमें खीरा है, टमाटर है। टमाटर यहाँ ले सकते हैं सलाद में, लेकिन वॉच करना कोई भी चीज नुकसान तो नहीं कर रही है। पत्ते की जितनी भी चीजें हैं, जिसमें आपके पत्ता गोभी भी हो सकता है, और भी पत्ते, बहुत सारे पत्ते आते हैं, वो सब यहाँ ले सकते हैं। दोपहर के डाइट प्लान में ये बहुत अच्छा रहता है। इस समय थोड़ा सा चाहे तो गुड़ दे सकते हैं, लेकिन डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर है तो चलेगा। ये दोपहर के भोजन में शामिल करें। चपाती और चावल, तो क्योंकि जॉइंट पेन वाला है तो चावल नहीं देंगे, लेकिन पाचन वाला है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को चावल दे सकते हैं। जॉइंट पेन वाले को क्योंकि दाल दे सकते, दही नहीं देंगे। लेकिन किसी भी रोगी को दाल और दही में से एक चीज, चावल और चपाती में से एक चीज यहां देना चाहिए। जिनका वजन अधिक है उनको गेहूं की न दे करके जो और ग्रेन है उनकी चपाती देना ठीक है। जौ मिला सकते हैं, क्योंकि गेहूं और आलू ये दोनों ही भारत का अन्न नहीं है। गेहूं और आलू ये दोनों भारत के फूड नहीं है, भारत में आए हैं। चावल, धान जिसको बोलते हैं, जौ ये भारत का फूड है। जौ, बाजरा भारत का फूड है, रागी भारत का फूड है, भारत का फूड है। इसीलिए ग्लूटेन एलर्जी होती है, गेहूं के उससे एलर्जी होती है, जौ से एलर्जी नहीं होती। चना भारत का फूड है। जो वैदिक इतिहास में जिन चीजों का उपयोग हो जाता था, ये सारी चीजें भारत के फूड होती थी। गेहूं भारत का फूड नहीं होता था। नाचनी ये भारत का फूड है, जिसके लिए चपातियां बनती है। तो इस तरह से आप दोपहर को ये चीजें खिला सकते हैं। रात के समय भोजन में, रात से पहले शाम के समय, क्योंकि कोई ना कोई 2.5 से 3 घंटे के अंदर कुछ खाना है, तो 3 साढ़े 3 बजे के बीच में। तो सुबह का नाश्ता 8 साढ़े 8 तक, दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच में, और उसके बाद 3 से 4 के बीच में कोई भी चाय, दूध, चाय ले सकते हैं इस समय, मॉर्निंग की जगह चाय समय ले सकते हैं। अगर चाय देनी है तो 2 रस दे सकते हैं, ओट्स वाले बिस्किट दे सकते हैं, इसको मैरी वाले बिस्किट बोल देते हैं, डाइजेस्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय दे सकते हैं खाली पेट। हाँ, एक फल खा सकते हैं, इस समय फल खा सकते हैं, 3:30 के बाद फल नहीं, फिर छुट्टी। नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी दिन में कई बार पी सकते हैं। भोजन के 1 घंटे के बाद पानी खूब पर्याप्त पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से रात के समय भोजन में खिचड़ी ले सकते हैं, जबकि चावल और दाल दोनों मना है वायु रोग में, पर खिचड़ी में दाल चावल दोनों पड़ते हैं। फिर भी खिचड़ी ले सकते हैं, पर उसमें अच्छी प्रकार से सब्जियां पड़ी होनी चाहिए। उन सब्जियों में जो मैंने प्रतिबंधित सब्जियां हैं, कड़ी, राजमा, चावल, उड़द की दाल, खासकर गोभी डाल देते हैं, मटर डाल देते हैं, ये नहीं डालना। गाजर डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, घिया तोरी डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। तो सलाद, सब्जी उसमें डालना और उनको खाना। तो रात के समय सूप ले सकते हैं, लेकिन टमाटो सूप आप सूट करता है कि नहीं करता है देखना पड़ेगा। रेडीमेड सूप बिल्कुल भी नहीं लेना। ओट्स का सूप ले सकते हैं, जो आजकल उसकी भुट्टियां होती है ना, मक्की का सूप ले सकते हैं। कॉर्न स्वीट सूप जो होता है ना, स्वीट कॉर्न सूप, वो ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह ये रात्रि का भोजन बहुत हल्का, सब्जियों वाला, हल्का मतलब जिसमें सब्जियां हो, चपाती हो। रात को दाल दही सलाद फल नहीं खाना। ऐसा अगर हमने दिनचर्या बना के दी तो डाइट प्लान के साथ व्यक्ति भी ठीक होगा, उसका वजन कंट्रोल में आएगा, उसके जोड़ों के दर्द कम हो जाएंगे, उसको और 25 बीमारियां वो भी कम होती चली जाएंगी। लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। बात, पित्त और कफ, कफजन्य कौन से भोजन होते हैं इसको भी नोट कर ले। तो ठंडी चीजें सारी कफजन्य होती है, फ्रिज की रखी हुई चीजें सारी कफजन्य होती है। दही कफजन्य होता है। अगर जुकाम है और आपने दही खा लिया तो बढ़ जाएगा। जुकाम है और शाम को रायता ले लिया थोड़ा भी तो तूफान मच जाएगा, रात को सो नहीं सकते। क्योंकि जितने भी सर्दी और जुकाम है ये सब रात को तंग करते हैं, क्योंकि रात में ही समुद्र का जल ऊपर बढ़ता है,
दिन में कम होता है, तो शरीर में भी जो जल तत्व है वो रात को अधिक बढ़ता है, इसलिए यूरिन रात में अधिक आता है, दिन में कम आता है। जितने भी पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो रात को अधिक होती है, क्योंकि जल तत्व शरीर में बढ़ता है समुद्र के कारण से। अग्नि के कारण सूर्य है और जल का कारण समुद्र है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं। तो रात के समय पर पानी वाली चीजें, जैसे सूप ले सकते हैं, सूप मैंने बोला है जल उसमें, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो गई है ना। लेकिन ऐसी ठंडी चीजें जो दही है, मट्ठा है, इनको रात के समय नहीं लेना चाहिए, और कभी भी खाना खाने के बाद आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, उससे तकलीफ होती है। तो ऐसा डाइट प्लान अगर हम देते हैं और व्यक्ति को पूछते हैं तुमने क्या खाया, जैसे केला कफजन्य है, कफ करेगा, वो नुकसान करेगा। बहुत से लोग कहते हैं पपीता रात को खा लो अगर कुछ नहीं है, लेकिन पपीता भी बहुत बार रात को नुकसान करता है, एसिडिटी का कारण बन जाता है। लेकिन तो भी अब बात पूछेंगे, आप आम का सीजन आ रहा है क्या करेंगे, तो जॉइंट्स पेन वाले को मीठे आम दोपहर को खा सकते हैं, पर ऑब्जर्व करें, देखें, उनको नुकसान तो नहीं है ना। तो अब मेरी बात पूरी होती है। मैंने डाइट के संबंध में कुछ कुछ बातें बताई, आधारभूत बातें बताई, बात पित्त और कफ। आपको इसमें से कुछ पूछना है तो जरूर बात करें, है ना। तो फिर मैं आपके साथ बाकी चीजों को डिस्कशन करूंगा। राकेश भाई साहब, मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूं, तो फ्री होके कॉल करूंगा जी। आपके कोई प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासा है तो मुझे बताओ। हाँ बोलिए पूजा जी। सर कॉन्स्टिपेशन वाले को क्या देना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन वाले को पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन खाने के अंदर उसको जिन चीजों के अंदर फाइबर कंटेंट्स अधिक है, फाइबर कंटेंट्स किसमें है, तो सारे सैलेड्स हैं उनमें फाइबर कंटेंट्स है। ओट्स में सबसे ज्यादा फाइबर कंटेंट है, ओट्स, सैलेड और ओट्स। अरे ऐसे कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को तो रात को भी ओट्स के ही चीले, ओट्स की रोटी, ओट्स के बहुत सारी चीजें खिलाइए। ओट्स तो बहुत गजब है, और छिलके वाली चीजें अधिक देनी है। अगर चोकर वाली रोटी देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और आजकल डाइट में कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को, क्योंकि ये भी डाइट का पार्ट है, आम, ये जो बेल पत्र है ना, बेल पत्र, उसका रस निकाल करके कर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक, मजे ही मजा आ जाएंगे जी। कोई और पूछना चाहेंगे? अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बाकी जो है ना, सचिन, नीरू भारद्वाज और अर्पिता, हरीश कुमार, ये सब जो माइक अपना कैमरा बंद कर रखा है, वो भी जरा दर्शन तो दे दो भाई। नमस्कार। हाँ अच्छा, नीरू भारद्वाज और अर्पिता आईफोन अलग अलग से है। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी, बताइए कुछ और पूछने का है? सचिन जी, डाइट में क्या प्लान करते हैं, आपको कोई समस्या आती है? सर इसलिए लाइव कोई समस्या, आप दोनों में से कोई एक अपना चला लो। मुझे लगता है आप दोनों की आवाज क्लैश कर रही है ना, या तो शुभम की या सचिन की, दोनों में से कोई एक शुरू कर लो। जी सर। सर कोई दिक्कत आती है? जी सर, पहले भी बात हुई थी डाइट पे, और अभी भी कोई दिक्कत आई तो मैं सीख लिया, नोट डाउन कर लिया, बाकी मैं कर लूंगा बाद में, मतलब नोट डाउन कर लिया, रिकॉर्डिंग भी कर ली जी, बढ़िया और बताइए, और किसी को कोई पूछना है? जी गुरु जी, मैं अमोद कुमार बात। जी जी बोलिए। गुरु जी, आजकल किडनी के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसे किडनी पेशेंट्स को स्पेसिफिकली क्या डाइट पर रखा जाना चाहिए? किडनी पेशेंट्स को देखना पड़ता है, पहले उसकी रिपोर्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स को उसका क्रिएटिनिन कितना है, उसका यूरिया कितना है, उसका बर्न कितना है ना, उसका सोडियम कितना है, उसका पोटेशियम कितना है, इस सारी चीजों को ध्यान में रख के उसकी डाइट का प्लान करना होता है। लेकिन तो भी
कुछ चीजें 100% रिस्ट्रिक्टेड है, किडनी आते ही वो चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जैसे ग्रीन सारी पत्तियों वाली सब्जी सभी स्टॉप हो जाएंगी। हाँ, लेकिन घिया, तोरी, टिंडे, परवल इनके लिए रामबाण है, बहुत गजब है। पानी इनको बहुत थोड़ा देना है। इन्हें अगर प्रोटीन अधिक पास हो रही है किडनी में तो ऐसे में प्रोटीन के प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कमी होती है, उन्हें आवश्यकता होती है, नहीं तो मसल्स लॉस्ट होना शुरू हो जाती हैं, वेट कम होना शुरू हो जाता है। पर अगर किडनी वाले को कोई और बीमारी आ रही है, जैसे डायबिटीज है, ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर मिल जाता है, पर किडनी को डायबिटीज भी मिल जाती है, तो ऐसी ज्यादातर पूरा देखने के बाद उसका सोडियम लेवल कम है तो सोडियम के लिए क्या देना होगा, पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो कौन सी चीज नहीं देनी है, एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है तो क्या नहीं देना है, वो पूरा उसका चेक करने के बाद तभी वहां उसे देना होगा। सिंपल चीज मैंने आपको बताई, पानी का तत्व कम करिए, अगर उसका क्रिएटिनिन 6 से अधिक है तो। दूसरा, हरी पत्ते वाली सब्जियां कम, दाल कम, उसको दाल कम मिल्क प्रोडक्ट तो छोड़ देने चाहिए और दूध छोड़ देना चाहिए और आलू छोड़ देने चाहिए। मिल्क यानी दूध, आलू और गेहूं, ये इनको उससे हटा देना चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप कुछ कह रहे हैं? प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कुछ मार्गदर्शन दीजिएगा। अभी 478 है सारे फैक्टर जो जांच किया था उन्होंने। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसे तो इसका ट्रीटमेंट की लाइन अलग है, पर हम आज डाइट की बात कर रहे हैं। जी। हाँ, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, नॉर्मली फीमेल्स में ये प्रसूति रोग के कारण आता है। 90% से अधिक फीमेल्स में प्रसूति के कारण आता है, और ऐसी स्थिति में जब प्रसूति रोग हो तब 10 मूला रिष्ट उनके डाइट का पार्ट बनना चाहिए। 10 मूला रिष्ट, बेशक चाहे उम्र 50 साल है और उनको आया हुआ था 30 की उम्र से, आप 10 मूला रिष्ट की 2, 4, 6 बोतल पिला दीजिए उसको। एक बोतल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस पर लिखा होता है कैसे लेना है। ये आपके लिए, आपके प्रतिबंध क्षेत्र में नहीं आती है कि आप कोई दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है एक तरह से, ये कोई भी कॉमन फीमेल्स इसको ले सकती है। तो नंबर 1 10 मूला रिष्ट देना चाहिए। नंबर 2, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले व्यक्ति के लिए बादी वाली चीजें जो मैंने मना की है 100% मना होनी चाहिए, लेकिन ऐसे रोगी के लिए उसके भोजन में जो चीजें बढ़नी है, जिसमें अजवाइन का तत्व जरूर बढ़ना है, कच्ची हल्दी का तत्व जरूर बढ़ना है, दालचीनी उसके भोजन का पार्ट अनिवार्य रूप से होनी है, अनिवार्य रूप से। ऐसे ही हार श्रृंगार का जो फूल होता है ना, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा एक उसका पार्ट बनता है। और ड्रम स्टिक है ना, ड्रम स्टिक के, चाहे तो ड्रम स्टिक मतलब जिसको हम बोलते हैं सहजन के मुनगा भी बोलते हैं, सहजन का फूल, सहजन की फली, आर्थराइटिस वाले के लिए बहुत गजब है, बहुत गजब। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले आजकल सीजन चल रहा है, खिलाइए। ठीक है, मुझे लगता है काफी बातचीत हो गई अब, क्योंकि आगे का क्रम। श्रीनिवास जी कुछ पूछना चाहते हैं? श्रीनिवास जी। जी श्रीनिवास जी बोलिए। वो हो गई बात श्रीनिवास जी की, उन्होंने ही पूछा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। लेकिन आप कुछ पूछ रहे थे मिस्टर शाह, डॉक्टर एमएस के शाह, आपने हाथ किया था। नमस्कार सर जी। कार्डियक पेशेंट के लिए क्या डाइट लेना बेटर है सर? कार्डियक पेशेंट के लिए लीवर से संबंधित, जो लीवर को खराब करती है वो ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती है, और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं तो हार्डनेस आती है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, और जब ब्लड वेसल्स में हार्डनेस आएगी तो रुकावट आएगी। ऐसे में ब्लड थिन करने वाली चीजें उसको मिलनी चाहिए, थिक करने वाली नहीं मिलनी चाहिए। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, जिनमें खासकर घी, दूध, इनको हार्ट पेशेंट को रोकना चाहिए। फैट वाली चीजें अधिकांश उनको रोक देनी चाहिए, क्योंकि लीवर उनको डाइजेस्ट नहीं कर रहा। कड़वी चीजें लीवर के लिए उपयोगी हैं, कड़वी चीजें लीवर का मित्र हैं, इसलिए हार्ट पेशेंट को करेला हो सकता है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स भी हार्ट पेशेंट के लिए, पत्ते वाली चीजों को भी रोकना होता है, वो भी उनके लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। घिया, तोरी, कद्दू,
इनका रस सुबेरे के समय ऐसे लोगों के लिए रामबाण है सुबेरे। लेकिन इसके अलावा भी मैं सुबेरे बोलता हूं चिरायता और सुदर्शन, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट के लिए जो है ना सुदर्शन। अगर सुदर्शन की छाल का रस बना करके सुबेरे रात दिन में भिगो दिया, अगले दिन 24 घंटे के बाद उसको निकालकर पानी को निचोड़ लिया और उसको वो बना लिया ना, हार्ट वाले पेशेंट के लिए। जैसे कि अर्जुन अरिष्टा, अर्जुन छाल है गुरुजी। अर्जुन गलत हो गया, मैं सुदर्शन बोल रहा था ना साहिब। हाँ, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल का प्रयोग करना बहुत अच्छा है। लेकिन हार्ट वाले पेशेंट के लिए, क्योंकि जो पत्ते वाली चीजें हैं वो खून को गाढ़ा करती हैं, अब बहुत बार लोग वीट ग्रास का उपयोग करते हैं, वीट ग्रास हार्ट वाले के लिए नुकसान कर जाती है ना, तो इनका थोड़ा परहेज करना चाहिए। ज्यादा अच्छा है सलाद। अगर एक खीरा या 2 खीरे का रस सवेरे खाली पेट उसकी आदत बना दी जाए तो लीवर और हार्ट दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। एक खीरे का, या जो कद्दू आता है ना, पेठा जो आता है, पेठे का रस, क्योंकि एल्कलाइन फूड अधिक चाहिए, एसिडिक फूड कम चाहिए। जितने भी तले हुए और पके हुए फूड हैं ये सभी एसिडिक होते हैं, हार्ट पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। जी धन्यवाद जी, बताइए एमएस के साजी, आप बोले। मांगेराम जी कुछ पूछना चाह रहे थे। मांगेराम जी, हेलो, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर मैं ये पूछ रहा था, अभी कब्ज के लिए अंदर बेलपत्र या बेलगिरी का जूस देना चाहिए या बेलपत्र का देना चाहिए? बेलगिरी का जूस, मतलब आप हो सकता है उसको ही बेलगिरी कह रहे हो, बेलपत्र कह रहे हो, पत्ता नहीं, बेल का फल। बेल का फल, ठीक है। तो आजकल आ रहा है पका हुआ। हाँ जी, बेलगिरी बोलते हैं उसको सर। हाँ, तो आजकल बाजार में इतने बेल के शरबत मिल रहे हैं, आप वही वाले शरबत की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। और ये डायबिटीज हो सर, उसको भी दे सकते हैं क्या? थोड़ी मात्रा में। ठीक है सर। डायबिटीज वाले को देने के बाद पीछे से T8 प्रेस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। बेल का रस पिलाओ, T8 प्रेस दे दो 5-7 बार, और 2 and 3 के 6 ट्रीटमेंट दे दो, T8 and 3 के 6 ट्रीटमेंट दे दो। ठीक है सर। जी, मुझे लगता है। हेलो सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए सर, पिछले हमारे पड़ोस में एक भाभी जी हैं हमारी, तो उनको पिछले 5 साल से 5 में 6 महीने पीरियड आते हैं, और कुछ समय पहले 1-1.5-2 साल पहले वो गिर गई थी, तो उनकी कमर में चोट लग गई, तो कमर की चोट की वजह से साइटिका वगैरह भी दोनों, पहले एक टांग में आया फिर दूसरी टांग में आ गया। अब जो है उनके डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह कराई, तो कुछ कैंसर के तत्व दिखा रहे हैं अब खभे के पास, उनके शोल्डर ब्लेड के पास। तो सर कोई अच्छा ट्रीटमेंट क्या होगा बेहतर इसके लिए? क्या बताया वहाँ? कैंसर? जी, कैंसर की बता रहे हैं डॉक्टर। 20,000 रुपए की एक रिपोर्ट कराई है, उसमें कैंसर दिखा रहे हैं कमर पर। अब वो 20,000 की रिपोर्ट पहले भेज दो जी। अगर उनके लिम्फोसाइट्स में, उनके लिम्फ ग्लैंड्स में कैंसर नहीं आया है तो फिर ऐसे में उनको जो हम स्टर्नम जी बोलते हैं, थाइमस जी सर, या ऐसे आर्मपिट के अंदर भी इनको देने से बहुत अच्छा होगा। वो तो फिर 2 थाइमस दिन में बहुत बार देना होगा, लेकिन अगर उधर आ गया है तो केवल N3 और N1 के ट्रीटमेंट उनके लिए, यानी 1.N1 into 6 जी, या 2N3 into 6 हर घंटे पे देने से अच्छा रहेगा। ऐसे लीवर के लिए अच्छा है 1.6 को देने से अच्छा रहेगा। जी सर, ठीक, तो मैं इसकी रिपोर्ट भेज देता हूँ सर आपको एक। पूजा, आप कुछ पूछ रही हो, उसके बाद में नीरू आप कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम बात को खत्म कर देंगे आज। जी सर, जी कल मेरे पास एक पेशेंट आई सर, उनको एक साइड में मम्प्स हैं, तो वो मैं उसको जैसे मेडुला देने लगी 4 मेडुला, तो वो कह रही यहाँ बहुत दर्द होता है। इवन आई वाज फीलिंग कि यहाँ पे ना स्वेलिंग ज्यादा थी, तो मुझे उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए सर? उसकी पूरी यहाँ से स्वेलिंग है। इम्यूनिटी ट्रीटमेंट जी, इम्यूनिटी ट्रीटमेंट, वायरल ट्रीटमेंट दे दो। अच्छा, इम्यूनिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, इम्यूनिटी ट्रीटमेंट। नीरू बोलो। नीरू जी नमस्कार सर। जी सर, अभी आपने जैसे बताया हार्ट पेशेंट्स के लिए पेठे का जूस देना है,
तो कौन से पेठे का सर? कच्चा, एक दो पेठे होते हैं, कच्चा एक पक्का, एक जैसे ग्रीन वाला होता है, येलो वाला। तो आगरे के पेठे का मत दे देना। बड़ा आगरे से 2 किलो पेठा मंगाया और उसका रस निकाला, दे दिया, शुगर बढ़ जाएगा। एक पेठे का फल होता है जो ऊपर से व्हाइट नजर आता है, जिसका पेठा, आगरे का पेठा बनता है। आप जो पीला बोल रही है वो सीताफल होता है या कद्दू होता है। तूने इसमें उतार लिया क्या? तो जूस जो देना है वो पेठे का देना है सर या कद्दू का? अरे कद्दू का नहीं देना, पेठे का। अच्छा, पेठे का देना है, ठीक है ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, उनको है ना, जिसको देना चाह रही हो उसको खीरे का दे दो, पता पड़ा अच्छा। पेठे की जगह पर आपने कद्दू को दे दिया और दूसरी तकलीफ होगी। प्रॉब्लम आ गई। कद्दू का रस व्हाइट होता है, कद्दू भी व्हाइट होता है। नहीं, पेठा, गलती, पेठा, पेठे का रस जी। ठीक है, मुझे लगता है समय हो गया। डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लिए क्या ट्रीटमेंट कैसे देना चाहिए सर? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए तो दोनों तरफ की विटामिन फॉर्मेशन दे दो, और साथ में जो ट्रीटमेंट है इंसोमेनिया, नींद न आने वाला रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट, वो देने से तो अच्छा हो जाएगा। बाकी तो एंजाइटी के सारे एपी 1, एपी 2, एपी 3 देने से भी बंदा सो जाता है। सुला दो इस व्यक्ति को, एंजाइटी कम हो जाए। ठीक है, ओके ओके, चलिए समय अभी हो गया। अब मैं मनोज जी से बोलूंगा। मनोज जी, ओवर टू यू। ओवर टू मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। मुझे लगता है कि आज हम सबकी जो डाइट से संबंधित यासाएं थी, कुछ हमारे मन में जो शंकाएं थी, वो हमारी सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, आप ट्रीटमेंट से संबंधित भी अगर आपकी कुछ प्रश्न होंगे या किसी से संबंधित आपको ट्रीटमेंट पूछना है, तो मनोज जी के नंबर जो सर्कुलेट हुआ है, जो आप सबके पास है, उस नंबर पर फोन करिए और उस पर हम उसका समाधान देंगे। और मैंने पिछले बार भी आप सबको कहा था कि अपने अपने सेंटर की एक बाहर की फोटो के हमें भेजनी है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों की आई है, जिनकी रह गई है वो कृपया अपने अपने सेंटर के बाहर जो आपने बोर्ड लगाया है उसकी फोटो खींच करके मनोज जी वाले नंबर पर ही भेजनी है। तो आज और कल तक ये सभी अपना अपना भेजेंगे। और जैसा आपने पहले कहा कि आप इतने सारे पेशेंट्स का रिजल्ट ओरिएंटेड देते हैं, पूजा जी ने कहा कि बोले वाले को ठीक करा है, अमन जी ने अपने पेशेंट का कहा, राजकुमार जी ने कहा, सभी ने अपने अपने पेशेंट का कहा। तो उनकी एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो तो ओके वीडियो है, वो भी एक बार आप यहाँ भेजिए, उसका हम यहाँ से फिर दिखा के, जैसे भी हो सकता है हमारे जो टीचिंग डिपार्टमेंट में है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में उसका दिखाने के लिए उसमें काम आ सकती है, रिसर्च के पार्ट पर वो काम आ सकती है। तो ऐसा हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके कुछ और प्रश्न होंगे, वैसे मुझे लगता है काफी समय हो गया है। हमारी ये मासिक जो बैठक है ये इसी हर महीने के दूसरे हफ्ते में रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार को ही रहेगी। पर इन केस कभी ऐसा त्योहार है या कोई अर्जेंट है, किसी के साथ आचार्य जी का समय नहीं है, तो हम इसको समय को फिर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी दूसरे हफ्ते में मंगलवार की ही निश्चित है। तो सभी अपना अपना समय रखेंगे 1 घंटे की। तो अच्छा रहेगा कि हम पहले से ही, अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस है वो हम पहले ही लिख के रखें, तो इसी तरह से सेशन रहेगा। पहले हमारे 20 मिनट कुछ हमारे डाउट्स रहेंगे, उसके बाद आचार्य जी का किसी एक टॉपिक पर सेशन रहेगा। और क्या टॉपिक रहेगा ये हम 3-4 दिन 5 दिन पहले ही आप सबको बताएंगे। उसके प्रति अगर आपके यहाँ से कुछ उसमें पूछना है, करना है, वो प्रश्न आप पहले से ही तैयार रखेंगे तो यहाँ पूछने में सुविधा रहेगी और समय भी हमारा काफी बचेगा। तो और कोई, मुझे लगता है कि आज का हम आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के।
इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।